गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज। पेपर का नाम भी आपका क्या है? भारतीय समाज। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण। दो दृष्टिकोण है भारतीय समाज को समझने के, उनसे संबंधित जो अध्ययन हुए हैं। एक तो आपका शास्त्रीय दृष्टिकोण और एक आपका क्षेत्रकार्य दृष्टिकोण। तो आज हम किसको पढ़ेंगे? शास्त्रीय दृष्टिकोण को। भारतीय समाज और संस्कृति को समझने हेतु यहाँ शास्त्रीय दृष्टिकोण पर विचार करना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण पर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हमें भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। तो भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम किससे समझते हैं? हमारे वेदों पुराणों से। हमारे समाज की विशेषताएं क्या रही हैं, हम इसे समझते हैं। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत समाज से संबंधित लिखित सामग्री का अध्ययन कर समाज का यथार्थ विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। लिखित सामग्री क्या हो गई समाज से संबंधित? कि आपके शास्त्रों, आपके वेदों, उपनिषदों में आपके भारतीय समाज का किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। ये आपका होता है लिखित दृष्टिकोण या शास्त्रीय व्यू आपके समाज के बारे में। तो जिसका कोई लिखित साहित्य उपलब्ध हो। पाठ्य सामग्री के प्रमुख स्रोत धर्म ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत तथा समाज संबंधी अन्य लिखित साहित्यिक रचनाएं हैं। इन्हीं के अध्ययन के आधार पर समाज का पाठ्य परिदृश्य प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय समाज को उसकी व्यापकता, विविधता और जटिलता के कारण उस समय तक स्पष्ट नहीं समझा जा सकता जब तक कि उसके आधारों पर गहराई से विचार नहीं किया जाए। आधारों को समझने हेतु ये आवश्यक है कि भारतीय समाज के संबंध में ऐतिहासिक दृष्टि से भी कुछ विचार किया जाए। यह समाज उतना सरल नहीं है जितना साधारणतः सोच लिया जाता है। यह विश्व के प्राचीनतम समाजों में से एक है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ के ऋषियों, मुनियों, विचारकों और चिंतकों ने अपने चिंतन और अनुभवों के आधार पर एक ऐसी मानव संस्कृति के विकास में योग दिया जिसने सदियों तक मानव का मार्ग प्रशस्त किया और आज भी कर रही है। वास्तव में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इतिहास उस समय प्रारंभ हो चुका था जब विश्व के अधिकांश देशों के लोग जंगली और बर्बर अवस्था में थे। उस समय भारतीय विचारकों ने ऐसे जीवन मूल्य और आदर्शों को निर्मित किया जिन्हें उन्हें स्वयं अपने व्यवहार और जीवन में उतारा। उन्होंने एक ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण में योग दिया जो एक और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हुई, तो दूसरी ओर जिससे समाज स्वयं भी समृद्धि की ओर आगे बढ़ सका। उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व दिया और दोनों को एक दूसरे का पूरक माना। यही कारण है कि व्यक्ति ने समाज के हित में कार्य किया और समाज ने व्यक्ति के हित में। तो आज हम जो उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण देखेंगे। हिंदू समाज में करीब 4000 वर्ष पूर्व ही कुछ समाज चिंतकों ने यह अनुभव किया कि व्यक्ति और समाज की प्रकृति उस समय तक संभव नहीं है जब तक कि लोगों को जीवन के मूलभूत तथ्यों से परिचित नहीं कराया जाता, जब तक उन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी प्रदान नहीं की जाती और जब तक दायित्वों का निर्वाह करने हेतु उन्हें कोई प्रेरणा प्रदान नहीं की जाती। सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने की दृष्टि से यह सब कुछ आवश्यक समझा गया। लोगों के सम्मुख ऐसा जीवन दर्शन रखा गया और इस प्रकार की सामाजिक योजनाएं बनाई गई जिसने सामाजिक जीवन को संगठित बनाए रखने में योग दिया। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारतीय समाज को दो प्रमुख आधारों पर संगठित किया गया, जिनमें से प्रथम दार्शनिक आधार तथा द्वितीय संगठनात्मक आधार है। दार्शनिक आधार के अंतर्गत उन सिद्धांतों को महत्ता प्रदान की गई जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत कर उसे उसके लक्ष्यों और कर्तव्यों से परिचित कराने में योग दिया। संगठनात्मक आधार के अंतर्गत वे सामाजिक योजनाएं आती हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति और समूह के जीवन को इस प्रकार विभिन्न इकाइयों में बांटा गया कि उसकी योग्यता और कार्यक्षमता का पूरा लाभ उठाया जा सके। तो दार्शनिक आधार पर मौलिक विशेषताएं क्या है भारतीय समाज की? पहला, धर्म। हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। हिंदुओं का जीवन धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। एक हिंदू प्रातःकाल उठने से लेकर सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में अनेक धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता है। हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस प्रकार से धर्म की पूर्ति मानव का सर्वोपरि कर्तव्य है। हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करने के रूप में, कर्तव्य के रूप में माना गया है। धर्म के भी यहाँ अनेक स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, राजधर्म, आपद धर्म आदि। सेकंड है इसकी विशेषता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है। ये 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें ही 4 पुरुषार्थ माना गया है जिन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। यह धर्म का अर्थ नैतिक कर्तव्यों और नियमों के पालन से लिया गया है। नेक्स्ट है कर्म तथा पुनर्जन्म। भारतीय समाज के एक आधार के रूप में कर्म सिद्धांत का भी महत्व है।
यहाँ व्यक्ति को संसार से विरक्त होने का उपदेश नहीं दिया गया, बल्कि संसार में रहते हुए फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहने का, दायित्वों को निभाते रहने का जोर दिया गया है। यह सिद्धांत व्यक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है, उसे कर्तव्यबोध कराता है। व्यक्ति अपने कर्म के प्रति सजग रहे और दायित्व की भावना से कार्य करता रहे, इसके लिए पुनर्जन्म की धारणा पर जोर दिया गया। आज व्यक्ति जो कुछ है, चाहे धनी है या निर्धन, सुखी है या दुखी, उच्च पद पर आसीन है निम्न पद पर, सब कुछ उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल है। सत्कर्मों से व्यक्ति का आगामी जीवन अच्छा और दुष्कर्म से बुरा बनता है। ऋण तथा यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में व्यक्ति पर 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। व्यक्ति जो कुछ है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके लिए वह दूसरों का ऋणी है। व्यक्ति वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों तथा पशु पक्षियों तक का ऋणी है। अतः इनके प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करके ही वह 5 प्रकार के ऋणों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इस हेतु 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। साथ ही व्यक्तिवाद पर अंकुश रखने और जीवन को त्याग के आदर्श में ढालने के लिए भी इन यज्ञों का विधान किया गया। ये यज्ञ व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की शिक्षा देते हैं। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य अन्य के प्रति दायित्व निर्वाह से लिया गया है। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने, उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने तथा उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाजोपयोगी बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। परिष्कार या शुद्धिकरण की पद्धति को या संस्कार की संज्ञा दी गई है। जीवन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। यद्यपि यहाँ संस्कारों की संख्या काफ़ी बताई गई है, परंतु प्रमुख संस्कार हमारे यहाँ 14 ही माने गए हैं। संगठनात्मक आधार की मौलिक विशेषताएं क्या है? वन व्यवस्था है पहली। वन व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन की आधारशिला है। यहाँ आर्थिक आधार के बजाय व्यक्ति के गुण तथा स्वभाव के आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ये 4 वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के अधिकार, दायित्व और व्यवसाय एक दूसरे से भिन्न थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था कि वह अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करे। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण वर्ण की स्थिति सबसे उच्च थी, परंतु इस व्यवस्था के प्रारंभ में जन्म पर आधारित नहीं होकर गुण तथा स्वभाव पर आधारित होने के कारण व्यक्ति का वर्ण परिवर्तन संभव था। व्यक्ति अपने व्यवहार से किसी उच्च या निम्न वर्ण का सदस्य हो सकता था। ऐसे उदाहरण भी पाए जाते हैं जहाँ लोगों ने अपने गुण तथा स्वभाव को बदलकर एक वर्ण से दूसरे वर्ण की सदस्यता प्राप्त की है। नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था। वन व्यवस्था का उद्देश्य समाज के जीवन को और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को संतुलित एवं संगठित बनाए रखना था। आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में भोग तथा त्याग दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 25-25 वर्ष के 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें से प्रत्येक को एक आश्रम कहा गया। ये 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अपनी आयु के प्रथम 25 वर्ष व्यक्ति ब्रह्मचर्य में बिताता है, जहाँ उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। अपने आप में सद्गुणों को विकसित करता था, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से अपने को सबल बनाता था। फिर वह विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, जहाँ वह धर्म की मर्यादा के अनुरूप अर्थ और काम का उपभोग करता था। 50 वर्ष की आयु प्राप्त लेने पर वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वह परिवार की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु कार्य करता। 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह संसार से विरक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन काल में 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था। भारतीय सामाजिक संगठन के एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में जाति व्यवस्था का भी महत्व रहा है। भारतीय समाज हजारों ऐसी जातियों और उपजातीय समूहों में बटा है, जिनकी सदस्यता का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव को नहीं होकर जन्म है। भारतीय समाज में कालांतर में स्तरीकरण के आधार के रूप में गुण तथा स्वभाव का स्थान जन्म ने ले लिया। परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में बदल गई। प्रत्येक वर्ण में जातियां बढ़ती गईं और जाति की सदस्यता पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गई। यद्यपि वर्ण परिवर्तन तो फिर भी संभव था, परंतु एक जाति की सदस्यता छोड़कर किसी अन्य जाति में पहुंचना प्राय असंभव था। धीरे धीरे एक ही वर्ण की विभिन्न जातियों तक में ऊंच नीच की भावना पनपने लगी। उच्च जातियों को उनके विशेषाधिकार प्राप्त रहे तो निम्न जातियों को कुछ निर्योग्यताओं से पीड़ित रहना पड़ा है। नेक्स्ट विशेषता है संयुक्त परिवार। भारतीय समाज के परंपरागत आधार के रूप में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व रहा है। मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा माना, जो सदियों से भारत को सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त होती रही है। बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय समाज की इकाई वास्तव में संयुक्त परिवार ही रहा, ना कि व्यक्ति।
संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति के आदर्श तत्वों और समूह कल्याण के सुंदर आदर्श को प्रस्तुत करता है। एक संयुक्त परिवार उन लोगों का एक समूह है जो साधारणतः एक ही मकान में साथ साथ रहते हैं, एक ही रसोई में बना हुआ भोजन खाते हैं, सभी परिवार की आय का सम्मिलित रूप से उपभोग करते हैं, सभी संपत्ति के संयुक्त स्वामी होते हैं तथा सभी सामान्य पूजा या धार्मिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। इसमें साधारणतः 3-4 पीढ़ियों के रक्त संबंधी होते हैं, यद्यपि कुछ ऐसे सदस्य भी होते हैं जो रक्त संबंधी नहीं होते। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय समाज के कुछ ऐसे परंपरागत आधार रहे हैं जिन्होंने समाज में समन्वयकारी परिवर्तनों के विकास में योग दिया। इन आधारों ने व्यक्ति की उन्नति के साथ साथ समाज के विकास में भी सहायता पहुंचाई। भारतीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित उपरोक्त बातों ने व्यक्ति को समन्वित जीवन व्यतीत करने हेतु प्रोत्साहित किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति अति प्राचीन है। यहाँ ऋषियों, मुनियों, विचारकों और धर्मगुरुओं ने अपने चिंतन के परिणाम स्वरूप समाज की सर्वांगीण प्रगति में अपना अभूतपूर्व योग दिया। प्राचीन काल में शास्त्रीय परंपरा को व्यक्त करने वाले अनेक ग्रंथों की भी रचना हुई। ऐसे ग्रंथों में वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि प्रमुख हैं। यहाँ कई प्रकार की स्मृतियों की भी रचना की गई। इन ग्रंथों में परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था को दर्शाया गया है। इनमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, धर्म, परिवार, जाति आदि का भी उल्लेख मिलता है। अपने परंपरागत रूप में यह समाज को सदियों तक प्रभावित करते रहे हैं और व्यक्ति इनके अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण में न तो व्यक्ति को और न ही समाज को पूर्णतः प्रमुखता दी गई। व्यक्ति समाज पर निर्भर है और समाज अपने विकास और प्रगति के लिए व्यक्ति पर निर्भर है। दोनों को पग पर पग एक दूसरे की आवश्यकता है। साथ ही शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया कि समाज में सब प्रकार के कार्यों की समुचित व्यवस्था हो, प्रत्येक कार्य का संपादन ठीक प्रकार से हो। इस हेतु समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया और वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के कार्यों पर आधारित थी, न कि जन्म पर। इस व्यवस्था में वर्णों को एक दूसरे से ऊंचा अथवा नीचा नहीं माना गया, बल्कि प्रकार्यात्मक दृष्टि से प्रत्येक वर्ण की उपयोगिता को दर्शाया गया है। तो इस तरह आज हमने शास्त्रीय दृष्टिकोण देखा, जिसमें कि हमने भारतीय समाज की उन विशेषताओं का उल्लेख किया, उनके बारे में हमने अध्ययन किया जो कि आपके शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, वेद, उपनिषदों में वर्णित हैं। तो उनके आधार पर हमने भारतीय समाज की जिन विशेषताओं को देखा उसे हम शास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं। धन्यवाद।